तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, इसके आज हम लोग पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। बाकी का बच्चों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 का बच्चों पहला क्वेश्चन 76 में जिसमें लिखा हुआ है अभिलेख की सीमा को लिखे। जो अभिलेख है बच्चों उसका जो सीमा है उसके बारे में क्या करना है, लिमिटेशन के बारे में क्या करना है इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला पॉइंट है बच्चों अभिलेख में अक्षरों को हल्के रंग, ध्यान रखना बच्चों अभिलेख में जो अक्षर होता है उसको हल्के रंग से लिखा गया जिसके कारण से पढ़ना क्या हो जाता है बच्चों, मुश्किल हो जाता है। पहला पॉइंट को बच्चों ध्यान से समझना है जिसमें लिखा हुआ है अभिलेख में अक्षरों को, ध्यान रखना बच्चों हल्के रंग से लिखा गया है जिससे पढ़ने में क्या हो जाता है बच्चों, मुश्किल हो जाता है। जो अभिलेख होता है बच्चों अभिलेख को हल्के रंग से लिखा गया है जिसके कारण से पढ़ना क्या हो जाता है बच्चों, मुश्किल हो जाता है। पहला लिमिटेशन है। दूसरा आपको ध्यान रखना, लिमिटेशन का मतलब बच्चों सीमा होता है, ध्यान रखना। दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना है अभिलेख नष्ट भी हो सकती है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ध्यान रखना बच्चों दूसरा पॉइंट में अभिलेख क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है, मतलब खत्म हो सकता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा क्या होता है, कमज़ोर होता है। तीसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना बच्चों अभिलेख में लिखे शब्द का वास्तविक अर्थ निकालना आसान नहीं होता। जो अभिलेख होता है बच्चों अभिलेख में जो भी शब्द होता है उसका वास्तविक अर्थ निकालना क्या होता है, आसान नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अभिलेख से अक्षरों को लुप्त होने की संभावना होती है। जो अभिलेख से बच्चों जो अक्षर लुप्त हो जाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, संभावना जो होती है जिसके कारण से अर्थ निकालना क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। अभिलेख से बच्चों अगर अक्षर क्या हो जाता है, लुप्त होने की जो संभावना होती है जिसके कारण उसका अर्थ निकालना क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना उसमें क्या होता है प्रजा की जो जीवन के बारे में तथा अनेक उनके दुख और सुख के बारे में उल्लेख अभिलेख में नहीं मिलता। बोलना चाह रहा बच्चों जो प्रजा का जो जीवन जो होता है उसके बारे में जो उनका दुख और सुख के बारे में अभिलेख में उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट बोला हुआ बच्चों इसमें बोला हुआ प्रजा के जो जीवन के बारे में उनके दुख सुख के बारे में उल्लेख अभिलेख से नहीं मिलता है। और ध्यान रखना नेक्स्ट पॉइंट खेती की जो दैनिक प्रक्रिया का उल्लेख भी अभिलेख से नहीं मिलता। खेती की जो दैनिक जो प्रक्रिया का जो उल्लेख जो होता है बच्चों वह भी क्या होता है, अभिलेख से नहीं मिलता। अभिलेख हमेशा उन्हीं की बात बोलता है जो उन्हें बनवाए थे, अर्थात राजा या प्रभावशाली लोग। बोलना चाह रहा बच्चों जो अभिलेख उसी के बारे में बताता है जो अभिलेख को बनवाया है या जो भी शक्तिशाली व्यक्ति है उसी के बारे में क्या करता है, अभिलेख बताता है। जो भी बच्चों जैसे जो प्रजा होता है प्रजा के जो दुख सुख के बारे में अभिलेख में कोई भी बातें नहीं लिखी रहती है, अभिलेख में वही बातें लिखी रहती है जो कोई भी राजा जो बनवाता है जो लिखवाता है उसी राजा के बारे में अभिलेख में लिखा हुआ रहता है। किसी भी प्रजा के बारे में दुख सुख के बारे में अभिलेख में कभी भी पता नहीं चलता है। यही सारे बच्चों पॉइंट था जो लिमिटेशन में इतने सारे जो पॉइंट बताया बच्चों सारे पॉइंट को क्या करना आपको बारीकी से लिखकर याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कलिंग का जो युद्ध हुआ था वही बोलना चाह रहा जो कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया। तो ध्यान रखना बच्चों 13वां जो शिलालेख है बच्चों उसी में कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया। कलिंग युद्ध आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों कलिंग युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों मगध महाजनपद में वंश के कालक्रम में लिखना है। तो पहला ध्यान रखना बच्चों मगध में जो वंश आता है वो हर्यक वंश आता है। ध्यान रखना बच्चों हर्यक वंश के बाद आता है बच्चों शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश और नंद वंश के बाद आता है बच्चों मौर्य वंश। जो इस चैप्टर में बच्चों जो पढ़ना है मौर्य वंश के बारे में पढ़ना। तो मौर्य वंश से पहले का वंश आपको ध्यान रखना नंद वंश से पहले का जो वंश है उसको बोलेंगे बच्चों शिशुनाग, और शिशुनाग वंश के से पहले का होता है हर्यक वंश। तो आपको क्या करना है सीरियल वाइज में आपको याद करना है। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आता है शिशुनाग का नंद वंश और नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों मौर्य वंश के जो प्रारंभिक जो शासक है और लास्ट शासक के बारे में आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में बताना है कि मौर्य वंश के जो स्थापना किसने किया है, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक है उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों महाजनपद के बारे में बताना कि जो महाजनपद बच्चों जो 16 महाजनपद उसके बारे में क्या करना है बताना। तो ध्यान रखना बच्चों 16 महाजनपदों के काल में से सबसे जो शक्तिशाली कौन था, ध्यान रखना बच्चों मगध था। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद के नाम बताओ तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मगध। जो अभी गंगा, ध्यान रखना जो अभी गंगा और सोन नदी के निकट बसा हुआ। ध्यान रखना बच्चों जो मगध है वह किस नदी के पास बसा हुआ, तो ध्यान रखना गंगा और सोन नदी के निकट क्या हुआ बसा हुआ है।
मगध ने अपने राजधानी को बढ़ाने के लिए, ध्यान रखना, मगध ने अपने राजधानी को बढ़ाने के लिए कई जगह की रानियों के साथ क्या किया, विवाह किया। ध्यान रखना बच्चों, मगध के जो राजा थे अपने राजधानी को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों की रानी से क्या की, शादी की। वहीं इसमें लिखा हुआ है अपने राजधानी को बढ़ाने के लिए कई जगह की रानियों के साथ क्या किया, विवाह किया, जिसमें से ध्यान रखना बच्चों लिच्छवी की रानी, लिच्छवी की जो राजकुमारी कौशला, ध्यान रखना बच्चों, जो लिच्छवी के जो राजकुमारी था उनका नाम था कौशला, से विवाह किया, इसीलिए मगध सबसे क्या हो गया, शक्तिशाली बन गया। जो शासक थे अपने राजधानी को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों के रानियों से क्या किया, शादी किया और दहेज के रूप में क्या वहाँ का जमीन ले लिया, जिसके कारण से धीरे धीरे क्या होगा, मगध बच्चों, मगध का साम्राज्य क्या होगा, बढ़ने लगा। एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना, लिच्छवी के जो राजकुमारी था जिनका नाम था कौशला का विवाह हुआ था। तो आपको एग्जाम्पल में ध्यान रखना, लिच्छवी के जो राजकुमारी था कौशला से विवाह किया था मगध के जो राजा थे। तो आपको 2 पॉइंट इसमें ध्यान रखना, मगध के सबसे अगर 16 महाजनपद में सबसे अगर शक्तिशाली महाजनपद जो पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा मगध, जो वर्तमान समय में बिहार में है। और नदी पूछेगा तो आपको ध्यान रखना, गंगा और सोन नदी के निकट बसा हुआ है। और मगध के जो राजा थे वो अपने राजधानी को बढ़ाने के लिए अलग अलग जगहों के रानियों से क्या किया, विवाह किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 80, सातवाहन कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चों, दक्षिण भारत में आया था सातवाहन। क्वेश्चन बच्चों, सातवाहन कौन थे? तो ध्यान रखना बच्चों, सातवाहन दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश थे। ध्यान रखना बच्चों, जो सातवाहन थे दक्षिण भारत का एक प्रमुख क्या थे, राजवंश था। इस राजवंश का जो समय आपको ध्यान रखना 230 बीसी से दूसरी सदी तक। ध्यान रखना बच्चों, इस राजवंश का जो समय आपको ध्यान रखना 230 बीसी, ईसा पूर्व को शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों, बीसी से दूसरी सदी तक थी। और इसकी जो राजधानी आपको ध्यान रखना बच्चों प्रतिष्ठान थी। इसकी जो राजधानी थी, जो सातवाहन की जो राजधानी कहाँ थी, तो ध्यान रखना बच्चों प्रतिष्ठान थी, जो अभी महाराष्ट्र में। प्रतिष्ठान वर्तमान समय में कहाँ पे है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे जो चलता था बच्चों मातृ शतात्मक, क्या चलता था यहाँ पे सातवाहन में, आपको ध्यान रखना कौन सा वंश चलता था, तो मातृ शतात्मक, माता का चलता था। इस वंश के शासकों ने अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम क्या करते थे, जोड़ते थे। जो सातवाहन के बच्चों जो शासक थे वो अपने नाम के आगे माता का नाम क्या करते थे, जोड़ते थे। इसीलिए यहाँ पे लिखा बच्चों मातृ शतात्मक वंश। जो भी वंश थे उसके शासक थे अपने नाम के आगे माता का नाम क्या करते थे, जोड़ते थे। तो पूछेगा पेपर में सातवाहन में किस तरह का था, तो ध्यान रखना मातृ शतात्मक वंश वहाँ पे चलता था। कहाँ पे चलता था बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है सातवाहन में चलता था। बच्चों मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग के लिए, कि जो मौर्य साम्राज्य था इतना महत्वपूर्ण क्यों था। तो जब इतिहासकारों ने 19वीं सदी में इतिहास लिखना शुरू कर दिया। ध्यान रखना बच्चों, जब इतिहासकारों ने 19वीं सदी में इतिहास लिखना जब शुरू किया तो इतिहास का प्रमुख जो कालखंड है वह मौर्य साम्राज्य को माना गया। ध्यान रखना बच्चों, जब इतिहासकारों ने 19वीं सदी में जब इतिहास लिखना शुरू किया तो इतिहास का जो प्रमुख जो कालखंड है वो मौर्य साम्राज्य को माना जाता है। क्यों? इस समय भारत जो था बच्चों ब्रिटेन का क्या था, अधीन था। अधीन का मतलब गुलाम था। क्योंकि इस जो समय था बच्चों जब इतिहासकारों ने इतिहास लिखना शुरू किया तो उस समय जो भारत था वो ब्रिटेन का क्या था, अधीन का मतलब बच्चों गुलाम था। और आगे लिखा हुआ इतिहासकारों का जो आभास हुआ, जो महसूस हुआ कि जो मौर्य साम्राज्य का जो सबसे जो शक्तिशाली शासक है उनका नाम है अशोक। वही लिखना चाह रहा है, इतिहासकारों को आभास हुआ, महसूस हुआ कि अशोक बहुत शक्तिशाली शासक है। इतिहासकारों को क्या हुआ बच्चों, जब इतिहास लिखना शुरू किया तो उनको एहसास हुआ कि जो अशोक थे वो सबसे क्या थे, शक्तिशाली शासक थे। मौर्य साम्राज्य के जो सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है अशोक थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मौर्य साम्राज्य 100 साल तक ही चल पाया था। ध्यान रखना एमसीक्यू के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौर्य साम्राज्य कितने सालों तक चला था, तो ध्यान रखना बच्चों 100 सालों तक मौर्य साम्राज्य चला था। और यह उप महाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैला था। ध्यान रखना बच्चों, यह जो मौर्य साम्राज्य था उप महाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैला था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक कि साम्राज्य के जो सीमा के अंदर, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ तक कि जो साम्राज्य के सीमा के अंदर अशोक का जो नियंत्रण एक समान नहीं था। कहीं पे ज़्यादा पकड़ था, कहीं पे बिल्कुल पकड़ नहीं था। इसीलिए यहाँ पे बोलना चाह रहा है यहाँ तक कि साम्राज्य के सीमा के अंदर अशोक का जो नियंत्रण एक समान नहीं था, मतलब एक जैसा नहीं था। और धीरे धीरे क्या हो गया बच्चों, कमजोर पड़ने लगे। धीरे धीरे क्या होने लगे बच्चों, कमजोर होने लगे।
नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, एमसीक्यू के लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाइन को याद करना है। यूनानी स्रोतों के अनुसार, ध्यान रखना बच्चों, यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे। ध्यान रखना बच्चों, 6 लाख क्या थे? पैदल सैनिक थे, जबकि 30,000 क्या थे? घुड़सवार थे, और 9,000 क्या थे? हाथी थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य साम्राज्य या मौर्य सम्राट के पास क्या थे बच्चों? 6 लाख जो थे वह सैनिक पैदल सैनिक थे, जबकि 30,000 क्या थे बच्चों? घुड़सवार थे, और 9,000 क्या थे? उनके पास हाथी थे। इसको आपको याद करना है। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य शासक के पास 6 लाख क्या थे बच्चों? पैदल सैनिक थे, जबकि 30,000 क्या थे? घुड़सवार थे, और 9,000 क्या थे? उनके पास हाथी थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दैविक राजा के बारे में बताना, कि दैविक राजा जो कौन थे उनके बारे में आपको क्या करना है? बताना। तो ध्यान रखना, राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति को प्राप्त करने का एक क्या था? माध्यम था, जो देवताओं से जुड़ना था। बोलना चाह रहा है बच्चों, राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति को प्राप्त करने का एक क्या था? माध्यम था, एक जरिया था। राजाओं के द्वारा उच्च स्थिति को प्राप्त करने का एक माध्यम क्या था? देवताओं से उसे जुड़ना था। कुषाण राजा जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिमी उत्तर भारत तक क्या किया? शासन किया। तो ध्यान रखना बच्चों, जो कुषाण जो शासक थे, कहाँ से लेकर कहाँ तक अपने साम्राज्य को फैलाए थे, तो उसका ध्यान रखना। कुषाण राजा जिन्होंने मध्य एशिया, ध्यान रखना, जिन्होंने मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश तक क्या किया था? शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, इन शासकों ने मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियां बनवाई। जो कुषाण जो राजा थे वह क्या किए? मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियां क्या की थी? बनाई। शायद वह स्वयं को क्या समझते थे? देवतुल। देवतुल, ध्यान रखना, जो स्वयं को क्या दिखाना चाहते थे? देवतुल दिखाना चाहते थे। देवतुल का अर्थ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि देवतुल का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, कुषाण राजा ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी। ध्यान रखना बच्चों, जो कुषाण जो राजा थे वह अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। कुषाण राजा के काल में सिक्कों के एक तरफ क्या था बच्चों? राजा का फोटो लगा था, दूसरी तरफ आपको ध्यान रखना देवता का चित्र होता था। जो कुषाण राजा के काल में जो सिक्के होते थे उसमें एक तरफ क्या होता था बच्चों? राजा का फोटो लगा रहता था, दूसरी तरफ बच्चों देवता का चित्र उसमें होता था। आगे लिखा, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास कुषाण राजा की विशाल मूर्तियां मिली हुई है। ध्यान रखना बच्चों, एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, उत्तर प्रदेश के कौन सा जगह में कुषाण राजा का विशाल मूर्तियां मिली है? तो आपको आंसर आ जाएगा बच्चों, मथुरा में मिली है। कहाँ पे मिली है? मथुरा में, उत्तर प्रदेश का एक जगह बच्चों मथुरा में कुषाण राजा के विशाल मूर्तियां वहां पे मिली है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी ऐसी ही मूर्तियां मिली है। तो ध्यान रखना, अफगानिस्तान का बच्चों एक देवस्थान है, इसी तरीके से जो कुषाण राजा का वहां पर भी क्या वो विशाल मूर्तियां मिली हुई है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, गुप्त वंश के शासक के नाम को क्या करना? कालक्रम अनुसार क्या करना है? बताना है कि गुप्त काल में सबसे पहले जो शासक कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। आपको क्या करना है? कालक्रम के अनुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो पहले जो आए थे बच्चों गुप्त काल के जो संस्थापक है उनका नाम है श्रीगुप्त। क्या नाम है बच्चों? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद जो आए थे उनका नाम है घटोचक, और उनके बाद जो आए थे उनका नाम बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम। उनके बाद जो आए थे उनका नाम है समुद्रगुप्त। जो गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासक, इन्हीं का नाम आता है बच्चों समुद्रगुप्त। इनको बोला जाता है भारत का नेपोलियन। उसके बाद आए समुद्रगुप्त के बाद आया बच्चों चंद्रगुप्त द्वितीय है। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको ध्यान रखना, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में कौन आए थे? समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उसके बाद बच्चों कुमारगुप्त प्रथम, और उसके बाद बच्चों स्कंदगुप्त, और सबसे जो लास्ट जो शासक है बच्चों गुप्त वंश का, उनका नाम है विष्णुगुप्त। तो आपको स्टार्टिंग और लास्ट का नाम बिल्कुल बारीकी से याद रखना है, क्योंकि पेपर में आता है। गुप्त वंश के जो स्टार्टिंग जो शासक है, जो संस्थापक है, उनका नाम है श्रीगुप्त, और जो अंतिम शासक उनका नाम है विष्णुगुप्त। कैसे इसको याद करना बच्चों? आपको स्टार्टिंग और लास्ट का डायरेक्ट याद करना है कि गुप्त वंश का जो संस्थापक है उनका नाम है श्रीगुप्त, गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है उनका नाम है विष्णुगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में आपको ध्यान रखना सबसे शक्तिशाली जो शासक उनका नाम है समुद्रगुप्त। उसके बाद बच गए बच्चे कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त और घटोचक। तो श्रीगुप्त के बाद क्या आए थे? घटोचक आए थे। उसके बाद बच्चों चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में समुद्रगुप्त आए थे, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, फिर विष्णुगुप्त। फिर से रिपीट कर देते बच्चों किस तरीके से आपको इस शासक का नाम याद रखना है। पहले बच्चों गुप्त वंश के स्टार्टिंग जो संस्थापक आपका नाम याद करना है। संस्थापक का जो नाम है श्रीगुप्त। क्या नाम बच्चों? श्रीगुप्त।
उसके बाद आपको लास्ट राजा का नाम भी डायरेक्ट याद करना, उनका नाम है विष्णुगुप्त। लास्ट में क्या बच्चों, गुप्त है। तो आपको ध्यान रखना जो संस्थापक है गुप्त वंश का, जो संस्थापक है उनका नाम है श्रीगुप्त, और जो लास्ट जो शासक है उनका नाम है बच्चों विष्णुगुप्त। उसके बाद श्रीगुप्त के बाद आपको ध्यान रखना बच्चों, आप महाभारत अगर देखे होंगे तो उसमें आपको नाम याद होगा घटोत्कच, तो इसे आपको याद रखना बच्चों, घटोत्कच। और उसके बाद आपको प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद आपको याद करना चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बीच में आपको ध्यान रखना बच्चों, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में सबसे शक्तिशाली शासक बच्चों उनका नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है, समुद्रगुप्त। इन दोनों के बीच में क्या था बच्चों, समुद्रगुप्त। उसके बाद आपको ध्यान रखना बच्चों कुमारगुप्त, क्या याद रखना है, कुमारगुप्त के बाद आपको ध्यान रखना है स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के बाद सबसे लास्ट राजा का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों विष्णुगुप्त। इसी तरीके से आपको क्या करना, गुप्त वंश के जो शासक हैं उनके कालक्रम अनुसार क्या करना आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहा जाता था? तो ध्यान रखना बच्चों, इसको बोला जाता था महापिलुपति। क्या बोला जाता था बच्चों, महापिलुपति। गुप्त काल में जो हस्ती सेना का जो प्रधान को क्या कहा जाता था? तो इसका ध्यान आंसर रखना बच्चों, महापिलुपति कहा जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखना बच्चों, श्रवणबेलगोला में हुआ था। श्रवणबेलगोला कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है। चंद्रगुप्त का मृत्यु बच्चों आपको ध्यान रखना कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों श्रवणबेलगोला वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।